अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मज़ख़ातिन हज़रात, 1 जुलाई में चंद दिन बाकी हैं और वो सूरत हाल जो कि मैंने पहले आपको बताई थी कि इसराइल में इस बात का शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है कि कब 1 जुलाई आती है और वो एक हुक्मनामा जारी किया जाता है जिसके तहत 1967 के अंदर इसराइल ने वो इलाका जो कि उस जंग के अंदर 6 रोज़ा जंग के अंदर जॉर्डन यानी उर्दन से छीन लिया था और उसको अपना हिस्सा बना लिया था और उसमें जो फ़लस्तीनी तकरीबन 20 से 24 लाख लोग रहते हैं वो उनको अपने ज़ेर नगी कर लिया था, उसको कानूनी तौर पर इसराइल का हिस्सा बना ले। ये इलाका जो है ये शुरू दिन ही से जब खिलाफत उस्मानिया टूटी है तो खिलाफत उस्मानिया के टूटने के फ़ौरन बाद इस हिस्से को अंग्रेज़ों ने अपने पास रख लिया था और अंग्रेज़ों ने इसमें ये कहा था कि ये इलाका हम फ़लस्तीनी की एक ममलकत बनाने के लिए वो रखेंगे। लेकिन 1918 से पहले ही यानी इस जंग के ख़ात्मे से पहले ही उन्होंने एक बालफोर डिक्लेरेशन यहूदियों के साथ दस्तखत कर लिए थे। बालफोर वज़ीर ख़ारजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में बसने वाले तमाम यहूदी जो हैं वो नस्ल में किसी चीज़ से भी तल्लुक़ रखते हों, कोई भी ज़ुबान बोलते हों, कोई भी रंग के हों, वो एक कौम हैं, एक उम्मत हैं और उनको अपने प्रॉमिस लैंड यानी अर्ज़ मुक़द्दसा में जाने का पूरा हक़ हासिल है और बरतानिया हर यहूदी की वहाँ जाने की मदद करेगा। अब ऐसी सूरत हाल में इस एग्रीमेंट की मौजूदगी में ज़ाहिर बात है कि एक धोखा दिया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने शरीफ मक्का को नवाजने के लिए और उसके एक बेटे को उर्दन का इलाका सौंप दिया था और कहा था कि चूँकि आपने उम्मत मुसलमा के साथ गद्दारी की है और आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक का वो फरमान 1400 साल बाद तोड़ा है कि ला तत्तख़िज़ू यहूद व नसारा औलिया, कि यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त न बनाओ और पहली दफ़ा तुमने ये किया है हम तुमको नवाजते हैं। तो उन्होंने एक बेटे को उसके इराक़ दे दिया था फैसल को और दूसरा ये जो अभी बादशाह है इसके दादा जो है अब्दुल्ला उसका नाम था, अभी अब्दुल्ला का दादा जो है उसको उन्होंने उर्दन दे दिया था। और ये जो इलाका था जिसको इज़राइल इस वक्त है उसके साथ साथ वेस्ट बैंक का इलाका ये बरतानिया के पास ही था। लेकिन जैसे ही 1948 तक इस यहूदी जो हैं हीफ़ा और तलबीब के इलाके में आके आबाद होते रहे तो उस आबादी के दौरान हुआ ये कि उन्होंने फिर इतनी इलाका अपने पास बना लिया, इतने इलाकों पे आबाद हो गए कि हीफ़ा तलबीब और रेगिस्तानी इलाका जो था उसका 1948 में उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये जो इलाका है ये अब हमारा इस मुल्क है और हम एक मुल्क इसका ऐलान करते हैं जिसका नाम इज़राइल होगा और जिसके बारे में मशहूर है कि उन्होंने कहा था इसका आइन जो है वो तौरात होगी। उसके ऊपर जंग शुरू हुई और उस जंग में बहुत दुनिया शरीक हुई, पूरी अरब दुनिया बल्कि मुस्लिम दुनिया शरीक हुई और इस मुस्लिम दुनिया की जंग के अंदर उर्दन ने ये इलाका जिसके बारे में कहा जाता था कि फ़लस्तीन का हिस्सा है और उर्दन का भी हिस्सा है उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया 1948 के अंदर। ये वेस्ट बैंक और फिर यरूशलेम का शहर और वो ख़ुसूसन जर्मिको जो है ख़ास तौर पे और उसके साथ साथ वो बहर मुर्दार वो जो उस जगह पे बना है जिस जगह पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम आबाद होती थी और अल्लाह ने जब उनको गहराई में फेंका है तो फिर उसके बाद एक ऐसा समुंदर है जहाँ पर ना मछली होती है ना कोई मेंढक होती, कोई चाबी हयात नहीं रह सकती। वो इतना नमकीन और कसीला पानी है उसका कि उसमें इतनी कसाफत इजाफी इतनी ज़्यादा है कि आदमी डूबता तक नहीं। वो इलाका ये सारा जो था ये उर्दन ने अपने पास ले लिया और उसके साथ को थोड़े सालों के बाद उसको अपना हिस्सा बना दिया। 1967 में जब 6 रोज़ा जंग हुई है और इस जंग से पहले इसके इर्द गिर्द 2 मुल्क ऐसे थे जो कि रूस का हिस्सा बन गए थे और उन्होंने एक लादीनियत के बुनियाद पे कम्युनिज़म का परचम उठाया था, बल्कि 3 ही तकरीबन हो गए थे। एक मिस्र था और एक शाम था और एक इराक़ था और वो समझते थे कि हम एक फ़लस्तीनियों को साथ मिला के एक कम्युनिस्ट रियासत जो है वो बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने एक PLO भी बनाई थी और PLO में ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, मुसलमान भी थे, सारे के सारे मिले जुले सब लोग थे और ये वो लोग थे कि जो समझते थे कि हम फ़लस्तीन जो है एक कौमियत की बुनियाद पर आज़ाद करवा लेंगे।
तो उस सरसद की वॉर के अंदर जो नासर की तकरीर थी, उस तकरीर के अंदर उसने ये कहा था कि ए मिस्र के रहने वालों और फ़िरौन के बेटों, आज तुम्हारा मूसा के बेटे के साथ मुकाबला है। ज़ाहिर बात है, अल्लाह को कुछ भी हो, फ़िरौन से खा यहूदी कुछ भी करते हों तो मूसा के बेटे प्यारे तो होते हैं। तो ऐसी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई थी कि ये पूरा वेस्ट बैंक का इलाका भी उन्होंने इसराइल ने ले लिया था, और उसका सिनाए का जो इलाका जो है मिस्र का, वो भी उन्होंने अपने पास रख लिया था। और सिनाए वो जगह है जहाँ हज़रत मूसा अपनी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन से लेकर निकले थे, और उस सहरा में वो रहे थे, और उस सहरा के अंदर 40 साल उन्होंने गुजारे थे। और वहीं पर हज़रत मूसा, वो पहाड़ भी है कोह तूर का, जहाँ उनको तजल्ली मिली थी, और उसके साथ साथ उनको वो जात गए थे, उनको तौरात जो है उन पर नाज़िल की गई थी तख्तियों की सूरत में, और उसके साथ साथ उनकी कब्र मुबारक भी उसी इलाके के अंदर। अब 1967 की जंग के 2-3 साल के बाद हज़रत जो थे नासर, वो तो गायब हो गए, वो तो मर गए, और उसी सदमे में ही मर गए कि जिस सदमे में फ़िरौन के बेटों को शिकस्त हुई थी। और उसके बाद अनवारुस सादात आ गए। तो अनवारुस सादात ने मुकम्मल तौर पर अपना किबला बदला और अपने आप को अमेरिका का मोहताज कर लिया, और अमेरिका के साथ उसने अपनी जोड़े मिला ली, और उसके साथ हुआ ये, उसके रास्ते वहाँ बन गए। और उसके साथ ये हुआ था 1973 में उसने अकेले बग़ैर अरबों के मशवरे से, ज़ाहिर बात है उसमें भी अमेरिकी आशीर्वाद भी शामिल था, तो उसने इसराइल पर हमला कर दिया और अपनी सिनाए का जो इलाका है वो उसको हासिल कर लिया। और उसके बुनियाद पे एक ओस्लो अकॉर्ड हुआ था। उस ओस्लो अकॉर्ड के तहत ये जो इलाका है, ये पूरे का पूरा सिनाए उसको वापस कर दिया गया, लेकिन उसमें से एक गज़ा स्ट्रिप जो है, ऊपर का इलाका, जो कि पुराना खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में एक जिसे कहते हैं समुद्री गुज़रगाह के साथ एक शहर था और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक समझा जाता था, उसको उन्होंने कहा कि ये फ़लस्तीनी जो अथॉरिटी कल को बनेगी ये उसके साथ होगा। और एक बात पर इत्तफ़ाक़ राय भी हो गया कि 2 मुल्क होंगे, एक मुल्क जो है वो इसराइल होगा और दूसरा मुल्क जो है वो फ़लस्तीन बनेगा इस पूरे इलाके के अंदर। लेकिन इसराइल के जो सख्तगीर लोग हैं उन्होंने किसी तौर पर भी इसको नहीं माना, क्योंकि 1949 की जो एक करारदाद थी उसकी करारदाद के तहत ये तय हुआ था, 48 की करारदाद का ये तय हुआ था कि इस खित्ते में 3 मुल्क होंगे, एक इसराइल होगा और एक उसके बाद उर्दन होगा, एक अरब इलाका मुल्क होगा और एक यहूदी मुल्क होगा। और यरूशलेम का जो शहर है वो एक आलमी शहर होगा, क्योंकि इसमें तीनों मज़हब होते हैं, मुसलमानों का भी मुक़द्दस जगह है, ईसाइयों की भी मुक़द्दस जगह है। ईसाइयों की मुक़द्दस जगह तो इसलिए भी है कि वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश भी है, और ईसाइयों के अक़ीदे के मुताबिक वहाँ पर एक वो कब्र खाली भी है जहाँ पर उनको सलीब के बाद दफन किया गया था, और फिर वहाँ से वो आसमानों पर उठा लिए गए थे। और यहूदियों की तो दीवार गिरिया है, वो तो उन्होंने तो वापस लौटने का उनका सारे का सारा सामान वहीं पर मौजूद है। तो लेकिन उसको किसी ने माना नहीं। तो 1990s के अंदर ओस्लो अकॉर्ड हुआ है, जो सादात ने माना था, तो उस सादात ने ये काम कर दिया था कि इसके बनेगा, लेकिन उसको इसराइल ने नहीं माना, इसराइल की आवाम ने नहीं माना। अब इसराइल में इस वक्त सूरत हाल है, वो कहते हैं कि ख़त्म करो ये बात और इसको एनेक्सेशन करो, जिसके ऊपर मैंने आपसे बताया था कि 1 जुलाई को होने वाला। अब इस 1 जुलाई में इस एनेक्सेशन जो होने वाली है, इस एनेक्सेशन में कुछ मुसलमान मुल्क हैं जो उनका मुकम्मल तौर पर साथ दे रहे हैं और उसके अंदर बाकायदा उसका रास्ता हमवार कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो आगे मुल्क है वो है मिस्र। मिस्र में हुस्नी मुबारक के ज़माने तक सूरत हाल ये थी, मैं 2008 में गया था मिस्र में, और कि ज़मल्लक एक जज़ीरा है, उसके साथ दरिया नील के अंदर, उस जज़ीरे के अंदर बहुत बड़ी जो अमीर तरीन आबादी है वो उनकी है, और वहाँ से एक बस चलती है जो सुबह चलती है और शाम को वहाँ इसराइल जाती है, और वहाँ जाके अरब मिस्र के लोग जो हैं ये अपने याशियाँ वाशियाँ करके रात को नाइट क्लब से होके वापस आ जाते हैं, और फिर अगले दिन सुबह पर पहुँचते हैं, वीकेंड वहाँ गुजारते हैं, जहाँ आ जाते हैं। बहुत सारे मिस्रियों ने यहूदी औरतों से शादी की हुई हैं, और एक किस्म का जो है ये बनी इसराइल का या यहूदियों का ससुराल बना हुआ है ये इलाका जो है, और बहुत इन्फ्लुएंस था। इसी ज़मल्लक जज़ीरे से अगर आप बाहर निकलें तो वो स्टेडियम आपको मिल जाएगा, जिस स्टेडियम में अनवार सादात जो है वो
परेड देख रहा था और उसको उन्होंने मार दिया था। और इस जुर्म के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो पकड़े गए थे, जिनमें से एमएनएस ज़वाहिरी भी शामिल थे कि जो कि वहाँ पर डॉक्टर थे और डर्माटोलॉजिस्ट थे। उनका क्लिनिक भी साथ कुछ दूर, थोड़ी दूर गली में है, जो आज बंद पड़ा है क्योंकि वो अलकायदा में शामिल हो गए थे। तो इजिप्ट के अंदर पब्लिक जो थी उनकी रिजेंटमेंट थी, इसीलिए 2011 के अंदर जो अरब स्प्रिंग या अरब बहार आई है उसके अंदर अख़वानुल मुस्लिमून खड़ी हो गई है। और फिर फरवरी तकरीबन 2011 के करीब 2011 में ये खड़े हुए हैं। और उसने मुबारक जो है उसने फरवरी 2011 में उसने वहाँ से उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। और फिर उसके बाद इलेक्शन हुए हैं, अख़वानुल मुस्लिमून जीती है और 3 जुलाई 2012 को जो है वो मुर्सी जो थे, जब शहीद हो गए जेल के अंदर, उनकी हुकूमत बनी है। लेकिन सिर्फ 1 साल के बाद उनकी हुकूमत को सऊदी अरब के और यूएई अरब अमारात के ईमा के ऊपर उसको निकाला गया और उसकी जगह जो है वो आ गए जनरल सीसी। जब से वो आए हैं इजराइल के लिए उन्होंने एक बहुत रास्ता हमवार करना शुरू किया। 2008 में जब मैं गया था वहाँ पर, तो उस ज़माने में ये जो गज़ा का इलाका है फ़लस्तीनियों का, ये इलाका बिल्कुल समुंदर के किनारे है और सहरा में है। और इसके बाकी जो रास्ते खुलते हैं वो मिस्र में खुलते हैं। इसका कोई बॉर्डर जो है इसराइल के साथ नहीं लगता। लेकिन इस मिस्र ने उनके ऊपर ज़िंदगी बहुत तंग की हुई थी, तो उन्होंने तकरीबन 3-3.5 हज़ार छोटी छोटी सुरंगें खोदी हुई थी, जो 1-1 मील 2-2 मील और बाद सुरंगें 3-3 मील लंबी और 90-90 फुट गहरी थी। और उसके अंदर होता ये था कि वो इसराइल बॉम्बिंग करते थे तो उसमें से अपने सुरंग में अपने जवानों की, ज़ख्मी जवानों को, औरतों को, बच्चों को वहाँ कंधे पे उठाते थे या उस पर स्ट्रेचर पर डालते थे और 2-3 मील का फासला तय करते हुए वो गज़ा के रफ़ा बॉर्डर के ऊपर आके, छोटा सा शहर है जहाँ को थोड़ी सी एक तो 8-10 दुकानें हैं, और वहाँ पर ला के छोड़ जाते थे। वहाँ से मिस्र के कुछ बेचारे मुसलमान जैसे हमारे यहाँ भी मौजूद हैं जो कि इन अपना मुजाहिदीन की या मजलूमों की मदद करते हैं, तो उस तरह के लोग जो थे एम्बुलेंसेस लेके आते थे, उनको मिस्र के अस्पतालों में उनका इलाज किया जाता था। इसी तरह इन टनल्स के रास्ते से वो जो हैं अपना खुराक, खाना पीना, ज़िंदगी की ज़रूरियात जो हैं वो भी लेके जाया करते थे और वो इजिप्ट के लोग जो थे उनको पहुँचाते थे। तेल भी वहीं से लेके जाते थे। इतना बड़ी जो जेल है, कई हज़ार स्क्वायर किलोमीटर की जो गज़ा स्ट्रिप की जेल है, वो जो है उसके अंदर रहने के लिए उनको यही एक टनल, एक रास्ता था। इसकी तो सबसे तकलीफ दे सूरत हाल तस्वीर मैंने देखी है कि उसकी जो वॉल थी, गज़ा के वॉल के ऊपर यहूदी जो खड़े होकर देखते थे कि किस तरह उनके बच्चों के ऊपर बम भराए जा रहे हैं और बकायदा तस्वीरें खींची जाती थी। ये वाली कैफियत जो है इस गज़ा स्ट्रिप की जो है, इसके ऊपर अब ये है कि उधर से 1 जुलाई आ रहा है और इधर से मिस्र ने गुज़श्ता 4 महीने से, अगरचे कि पुराना काम शुरू हुआ था, 4 महीने से उसने, जब से ये ऐलान की सूरत हाल गूंजी है, उसने उन टनल्स को बंद करना शुरू किया है। और कल तक की रिपोर्ट तक 3000 सुरंगें हैं जो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई हैं। और अब और उसके साथ साथ 14 किलोमीटर के इलाके के ऊपर उसने एक दीवार बनानी शुरू की है अपने उस सहरा के अंदर, जिसमें से 2 किलोमीटर दीवार जो है वो बन चुकी है। और अब अगर कोई सूरत हाल ऐसी होती है कि अगर उसके ऊपर कोई हंगामा खड़ा होता है, हमास की वहाँ गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ करती है, और अब अगर इजराइल जो है वो वहाँ गज़ा की स्ट्रिप पे बॉम्बिंग करेगा, तो वो जो ज़ख्मी होगा उसको कोई टनल मुयस्सर नहीं होगी कि वहाँ जाए और जाके मिस्र में या कायरा में जाके इलाज करा सके। खुराक पहुँचाने का कोई रास्ता गज़ा के लिए मौजूद नहीं होगा। किसी किस्म की तेल, कोई चीज़ इमदाद पहुँचाने के लिए तमाम चीज़ें बंद करके वो उस पूरी जेल को, मुझे लगता ये है कि इस सारी कैफियत के अंदर ख़त्म करना चाहेंगे उस गज़ा की आबादी को, क्योंकि गज़ा की आबादी जो है वेस्ट बैंक की आबादी से मुख्तलिफ है। गज़ा में हमास हैं और हमास जो है वो खालिसतन अल्लाह के की सरज़मीन पर अल्लाह के दीन को नाफिज करना चाहते हैं। और हमास ही थे जिसके उस बहुत बड़े खालिद यासीन जो थे वो बेचारे माजूर थे और उनको बाकायदा मिज़ाइल से ढूंढ के उनको शहीद किया गया था। और वो खालिद यासीन साहब जो थे वो बड़े कमाल के आदमी थे, हैरान को उनके सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे, रूहानी पेशवा भी थे उनके, और मुजाहिद भी थे। ये सारी खसूसियात उनके अंदर थी। अब सूरत हाल ये है कि एक तो ये इजिप्ट जो है वो गद्दारों में से एक है। दूसरा, मैं इसराइल की अखबारें पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि 2 मुल्क ऐसे हैं कि जो हमारे इस मामले के अंदर किसी तौर पर भी हमारा जो है
वो साथ नहीं छोड़ेंगे। एक सऊदी अरब है, वो कहते हैं कोई एहतजाज नहीं करेगा, थोड़ा बहुत एहतजाज आएगा, वो भी इसलिए कि उनकी अपनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन से डरते हुए। और दूसरा जो है वो है मुत्तहिदा अरब इमारात। बल्कि जो इसराइल के हेरट्स अखबार में आज या कल लगी हुई थी उसकी कि उसने हमें एहतजाज किया है कि आप कुछ देर रुक जाएं और ये कर दें, तो नेतन्याहू ने कहा है कि हमने उनको कहा है, उसके वज़ीर ख़ारिजा को, कि इससे जो फ़वाइद आपको मिलेंगे इस एनेक्सेशन के, इस यरूशलेम को इसका हिस्सा बनाने के, वो फ़वाइद उससे कई ज़्यादा हैं कि जो आपको इसका इनकार करने से मिलेंगे। ये तीन मुल्क जो हैं बड़े वाज़े तौर पर किसी तौर पर भी इसको खामोशी से पी जाएंगे और वो एनेक्सेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी तरफ लेबनान में हिज़्बुल्लाह है, हिज़्बुल्लाह को जो है वो ख़ास तौर पे उन्होंने उलझा दिया है, वो अपने मुसलमान भाइयों को शाम में मारने पे लगी हुई है। वो हलब के कुछ तो खून से बाहर निकलेगी तो कुछ करेगी। पहले भी उसने कुछ इस तरह की कैफियत नहीं पैदा की, बल्कि लेबनान के अंदर ही इस इतने शानदार किस्म के स्टेबल किस्म के मुल्क को जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया और अब वहाँ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। उर्दन के जॉर्डन जो है उसके लिए एक इशारा काफ़ी है। इधर वो आगे भी इतने सालों से खामोश बैठा हुआ है, बल्कि अभी जो मैं फ्रांस की रिपोर्टें पढ़ रहा था कि वो जर्मिको शहर जो है वहाँ पर चूँकि खजूरें बहुत होती हैं, तो वो जो उसने उनके बंदों से मिला है, वो फ्रेंच रिपोर्टर, और उसने पूछा है कि तुम इस दफ़ा खजूरें जो देख रहे हो, तो क्या उसने कहा कि मैं खजूरों को देख रहा हूँ, सितंबर के अंदर हम इसको वो पॉलिनेशन वगैरह करते हैं, तो समझ नहीं आती कि पॉलिनेशन करने के वक्त में हम यहाँ होंगे कि ये नहीं है। इस वेस्ट बैंक में 4 लाख के करीब यहूदियों का आबाद किया जा चुका है और 20 लाख जो हैं उनका मुस्तकबिल जो है दाव पे है। पहले भी 20 लाख से ज़्यादा जो है वो अपना मुसलमान फ़लस्तीनी जो हैं वो बेघर करके, कोई साबरा में है, कोई शतीला में है, कोई किसी और मुल्क में बैठा हुआ है, और वो भी दरबदर हैं। इनको मज़ीद को भी दरबदर कर देंगे तो इन मुसलमानों के जो गद्दार हैं, वो हुक्मरान जो खालिसतन अपनी हुकूमत कायम करने के लिए ये सब कुछ करते हैं, खा वो मिस्र का सीसी हो, खा वो सऊदी अरब का हुक्मरान हो जो कि एक अपना सऊदी सल्तनत को, बादशाह को कायम करने के लिए, या फिर यूएई के हुक्मरान हो कि जहाँ आज भी उनकी दुबई बनाने के अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट जो थी उन फर्मों की थी जो कि इसराइल के यहूदी जिनके अंदर हिस्सेदार थे। ये सारे के सारे जो हैं इसमें खामोशी इख्तियार करेंगे। 2 और मुल्क हैं जो बोलेंगे तो सही लेकिन शायद वो आगे ना बढ़ सकें। उनमें से एक कतर है और दूसरा है तुर्की। और तुर्की के खैर बहरहाल तल्लुकात हैं उसके साथ, इसराइल के साथ, लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पर ज़िंदा रहने के लिए ये कुछ करता है। मस्कत और अम्मान जो हैं वो चूँकि आखिरी इलाके में थे, और वो जो नहर स्वेज से इलाका बहरा अहमर वाला आता है जिसे रेड सी कहते हैं, उस कोने पे असल में सारी की सारी इंटरनेशनल ट्रेड चलती है। तो इसराइल जो है वो पहले ही उसको विज़िट करके आ गया हुआ है, तो वहाँ भी एक खामोशी जो है वो रहेगी। यमन में हूसियों की और दूसरों की आपस में जंग है, पूरी उम्मत जो है जंग के शोलों में लिपटी हुई है, और इस दौरान ये अलमिया होने जा रहा है। किसी को कोई ख़बर नहीं, किसी को कोई होश नहीं, कोई नहीं जानता कि कल ये अफरीत जब गज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पे काबज़ हो जाएगा तो फिर ये वो उसका ख्वाब जब पूरा होने के करीब होगा तो फिर इस मुस्लिम उम्मत के साथ क्या करेगा। अल्लाह ताला हमें उस वक्त में हक़ की पहचान अता करे और हक़ वालों के साथ ज़िंदा रहने, लड़ने, मरने और हक़ के रास्ते में शहीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।